आज मैं लेकर आया हूं एक छोटा बल्ब और इसके साथ एक बड़ा बल्ब। तो इस छोटे बल्ब और इस बड़े बल्ब से आज हम समझने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फिजिक्स इनसाइड और प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 7.10 इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। आर्टिकल नंबर 7.10 को स्टार्ट करने से पहले हमें वेव के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय वेव। वेव होती क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं कि व्हाट इज मेंट बाय वेव, वेव होती क्या है, फिर ये किस तरीके से एनर्जी कैरी करती है। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो देखो आज का ये जो आर्टिकल है इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, इसको समझने के लिए यहां पर एक छोटा बल्ब, एक बड़ा बल्ब और इसके साथ ही बटनों वाला मोबाइल भी मैं लेकर आया हूं। और आज मैं आपको फिजिक्स की सही प्योर वाली फीलिंग देने जा रहा हूं। आप भी कहेंगे सर इस आर्टिकल को तो पढ़ने के बाद मजा ही आ गया है, हमें फिजिक्स समझ आना स्टार्ट हो गई है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जरा इस बड़े बल्ब और इस छोटे बल्ब से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि इस छोटे बल्ब और इस बड़े बल्ब से सवालात किए जाएं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटे बल्ब भैया, तुम्हारी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या इस बड़े बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है? सर मैं जो लाइट प्रोवाइड करता हूँ उस लाइट की इंटेंसिटी उस बड़े बल्ब की लाइट से कम है। तो यहां तक आपको इस छोटे बल्ब भैया की बात तो समझ आ चुकी है। और बड़े बल्ब भैया तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या इस छोटे बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है? सर मैं जो लाइट प्रोवाइड करता हूँ उस लाइट की इंटेंसिटी उस छोटे वाले बल्ब की लाइट से काफी ज्यादा है। तो यहां तक आपको इस बड़े बल्ब भैया की बात भी समझ आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर इस छोटे बल्ब और बड़े बल्ब की बात को सुनकर आपको क्या मालूम हुआ कि जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? देखो इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है पावर पर। देखो इस बल्ब की पावर क्या है? कम है। इस बल्ब की पावर ज्यादा है। ये जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इसने खुद बताया कि उसकी इंटेंसिटी कम है और ये जो लाइट प्रोवाइड कर रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी पावर पर डिपेंड करती है। पावर ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, पावर कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब है दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, पावर ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पर इस बटनों वाले मोबाइल की फ्लैश लाइट को मैंने ऑन कर दिया है, बस इसकी फ्लैश लाइट से ही हमें कुछ काम है। देखो अगर मैं इसके फ्रंट पे इस तरीके से पेपर रखता हूं तो आपको एक स्पॉट नजर आ रहा है, एक छोटा सा स्पॉट नजर आ रहा है। अब यहां पर एरिया तो कम है, अगर इस स्पॉट को आप गौर से देखें एरिया तो कम है बट ये स्पॉट आपको काफी इंटेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का एरिया के साथ भी कुछ रिलेशन है। एरिया कम था तो इंटेंसिटी क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन अगर इसी मोबाइल को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, अभी देखिएगा अब एरिया तो बढ़ गए बट इंटेंसिटी कम हुई है। इसका मतलब है कि एरिया बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां से फिर मैं ये कह सकता हूं कि इंटेंसिटी और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि आपके मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, आपके मार्क्स ज्यादा आए तो पेरेंट्स का गुस्सा कम हो जाता है, आपके मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स का गुस्सा ज्यादा हो जाता है। जैसे आपके मार्क्स और पेरेंट्स का गुस्सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसी तरीके से एरिया और इंटेंसिटी भी क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं
इंटेंसिटी के लिए एक रिलेशन निकाल सकता हूं। उससे पहले पावर के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, यही हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी लिखते थे P = E/T, आपको याद होगा हम चैप्टर नंबर 4 में ऐसे भी लिखा करते थे। तो यहां पर अगर मैं पावर को E/T लिख दूं तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखो अब यहां से मैं इसको भी और इसको भी आपस में मिला देता हूं, कैसे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाइड बाय A हो जाएगा। E ऊपर था तो ऊपर ही रहा है, T नीचे था नीचे आया है, A नीचे था तो नीचे आया है। तो यहां से फिर हम इंटेंसिटी की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो जो बट्टे के नीचे होता है ना उसको हम कहते हैं पर यूनिट, कैसे, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन निकाल के लिख देते हैं, कैसे, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी कैरी करेगी वो। तो यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, कैसे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव। परेशान नहीं होना, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में भी आगे चल के बताऊंगा क्या होती है। तो यहां पर फिर सिंबल इसका क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वाट पर स्क्वायर मीटर। देखो कैसे वाट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। यहां पर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं E/T किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो I = P/A हो जाएगा, क्योंकि दिस थिंग इज इक्वल टू P, तो P/A किसके इक्वल हो जाएगा, I के। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं मीटर स्क्वायर को चुपके से उठा के ऊपर ले जाऊं तो यहां पर ये जो 2 है इसके साथ छोटा सा माइनस आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो वाट पर मीटर स्क्वायर हम इसको पढ़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा किसका, इंटेंसिटी का। तो यही लिखा है, इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वाट्स पर स्क्वायर मीटर। कैसे लिखते हैं, W मीटर पावर -2 यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर वाट पर स्क्वायर मीटर अगर पूरा लिखेंगे तो। यहां पर आपको समझ होना चाहिए कि अगर हम वाट पूरा लिखेंगे इस तरीके से तो W क्या होगा, स्मॉल होगा, और अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर कैसे होगा, W कैपिटल होगा, W स्मॉल नहीं होगा। तो यहां तक आपको सिंबल एंड यूनिट भी समझ आ चुके हैं। अब चलते हैं कि जो हमने यहां पर प्रोग्रेसिव वेव की बात की है वो क्या है। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें ना ये जो डिजिटल बोर्ड पे आप समझाते हैं ये सही तरीके से समझ नहीं आता और हमें व्हाइट बोर्ड पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाता था। तो देखो यहां पर आपको ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है और यहां पर मैं भी आपको अच्छे तरीके से जल्दी डिलीवर कर पा रहा हूं, वीडियोस की लेंथ कम बन रही है। तो देखो आपके लिए समझना यहां से आसान है। अब ये सारे के सारे आपके नोट्स हैं। बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आता कि हम कहां से लिखना स्टार्ट करें और कहां पर एंड करें। देखो लेक्चर के एंड पर मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने कौन कौन सा लिखना है, लेकिन लेक्चर के दरमियान भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो सारे के सारे आपके नोट्स होते हैं। यहां पर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी येलो कलर में हुआ करेंगी और ये जो दरमियान में लिखा हुआ होगा ये व्हाइट कलर से होगा। आपने ये मार्कर से हेडिंग लगानी है नोट्स पर, ये दरमियान में आपने पेन से लिखना है, ब्लू पेन से। तो इसी तरीके से आपने नोट्स बनाते जाने हैं। ये हेडिंग है, ये डेफिनेशन है, आपने पेन से लिखनी है। फिर ये हेडिंग आपने किससे देनी है, मार्कर से, उसके नीचे पेन से आपने ये लिख देना है। तो बड़ा प्रॉपरली मैं आपको करवा रहा हूं। देखो नोट्स साथ के साथ बनाओ इसी पैटर्न पर जैसे मैं लिखवा रहा हूं। ये जितना इस फॉर्मेट में लिखा होता है ना प्रॉपरली टाइप करके, ये आपके प्रॉपर नोट्स होते हैं। इस सारे को आपने नोट करना होता है और जो मैथमेटिकल स्टेप्स मैं लिखता हूं हाथ से वो भी आपने लिखने होते हैं और जो डायग्राम्स आपकी बुक पर बनी हुई होती हैं वही वाली डायग्राम्स मैं यहां पर बनाता हूं और उन डायग्राम्स को आपने अपने नोट्स में भी ड्रा करना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्रेसिव वेव क्या चीज है। यहां पर प्रोग्रेसिव वेव को समझने के लिए ये एक छोटा सा सेटअप है। इसमें हमने ये रस्सी कंसिडर करके रखी हुई है। क्या कंसिडर करके रखी हुई है, एक रस्सी कंसिडर करके रखी हुई है जिसको हमने पार्टिकल्स की फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है। देखो यहां से अगर मैं इसको ऐसे 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 शेक करता हूं
तो यहां पर क्या होगा, वेव ऑरिजिनेट होगी। जैसे यहां पर अभी आपको ये वेव नजर आ रही है, इसी तरीके से वेव ऑरिजिनेट होगी। अब अगर आप यहां पर गौर से देखें तो जो पार्टिकल्स हैं ये वहीं पर एक ही लाइन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। मैं यहां पर एक लाइन ड्रा कर देता हूं कुछ इस तरीके से, फिर यहां पर भी एक लाइन ड्रा कर देता हूं, हर ब्लू वाले पार्टिकल पर एक एक लाइन ड्रा कर देता हूं ऐसे ऐसे, यहां पर भी एक लाइन ड्रा कर देता हूं, यहां पर भी एक लाइन ड्रा कर देता हूं। अब आपको कोई चीज आगे मूव करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वो पार्टिकल्स नहीं थे। यहां पर जरा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो क्या थे, पार्टिकल्स नहीं थे। ये पार्टिकल्स ब्लू वाले आपको इस लाइन पर ही ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं ये आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे, पार्टिकल्स नहीं ट्रांसफर हो रहे। तो जो चीज आगे जा रही है दैट इज बेसिकली द वेव। ये जो आपको जो चीज आगे मूव करती हुई नजर आ रही है ना, इट इज वेव। ये आपको वेव आगे मूव करती हुई नजर आ रही थी। तो यहां पर फिर मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हुए बल्कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है। यानी कि एक पार्टिकल ने वाइब्रेट किया, उसने दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर की, उसने वाइब्रेट किया, फिर उसने दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर की, उसने वाइब्रेट किया। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट यहां पर जो मैस है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वो दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा करता है, दूसरा तीसरे में करता है, तीसरा करता है। तो इस तरीके से फिर यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करें, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे थे ऊपर नीचे। लेकिन पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे थे, ये क्रस्ट ट्रफ आगे मूव कर रहे थे, बट पार्टिकल्स आगे नहीं मूव कर रहे थे। इसका मतलब है नो ट्रांसफर ऑफ मैस। क्या हुआ यहां पर, नो ट्रांसफर ऑफ मैस, जस्ट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि प्रोग्रेसिव वेव्स इस तरीके की वेव्स होती हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करती हैं। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी को ये कैरी कर रही है वेव, लेकिन यहां पर कोई पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां पर मैस का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, और ये वेव क्या कर रही थी, इसी डायरेक्शन में आगे ट्रेवल करती जा रही थी। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव्स आगे प्रोग्रेस करती रहती है, प्रोपिगेट करती रहती है, और सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट करती है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। तो यहां पर फिर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अब प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव, इसको ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, जो वेव आपको ऐसे मूव करती हुई दिखाई देती है, इज अ वेव दैट मूव्स कंटिन्यूअसली थ्रू अ मीडियम। यानी कि वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, मीडियम में से मूव कर रही थी इन वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन में कर रही थी, देयर बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और एनर्जी भी वहां पर ट्रांसफर हो रही थी। तो यहां पर फिर आगे क्या लाइन लिखी है, इट प्रोपिगेट्स फॉरवर्ड, आगे मूव करती है, सीधी सी बात है, डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम अ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। तो मैं पहले आपको स्टेशनरी वेव समझा चुका हूं। स्टेशनरी वेव में क्या होता था कि क्रस्ट और ट्रफ आगे मूव नहीं करते थे, लेकिन अगर इस सेटअप में आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये क्रस्ट और ट्रफ आपको आगे मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। देखो यहां पर आगे मूव कर रहे हैं, ये क्रस्ट आगे मूव करके जा रहा है, ट्रफ आगे मूव कर रहा है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में क्या होता था, पॉइंट्स उसी जगह पे ऑसिलेट करते रहते थे और क्रस्ट और ट्रफ आगे मूव नहीं करते थे। लेकिन यहां पर प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, ये आगे मूव करते हैं, वेव प्रोपिगेट करती है। अब एग्जांपल्स क्या क्या है प्रोग्रेसिव वेव्स की, वाटर वेव्स सबसे आसान एग्जांपल है। जब आप एक पानी का टब लें और उसमें इस तरीके से कतरा कतरा करके पानी डालें, तो आपको वहां पर वेव्स ऑरिजिनेट होती हुई नजर आएंगी, जो बाहर की तरफ ऐसे करके फैलेंगी। यानी वहां पर वो वेव्स तो मूव की हैं, लेकिन वहां पर वाटर तो मूव नहीं ना किया, जस्ट वेव्स मूव हुई हैं। यानी वहां पर उन्होंने एनर्जी कैरी की है। इसके साथ साथ साउंड वेव्स भी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। लाइट वेव्स क्या है, ये भी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। अब इसके बाद आपने ये भी नोट्स में सारा लिखना है। पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी लिखनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सिंबल एंड यूनिट लिखना है। उसके बाद आपने यहां पर आ जाना है, डेफिनेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव लिखनी है। उसके बाद आपने एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और इंटेंसिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं E over A multiplied by T, तो वही मैथमेटिकल फॉर्म है। द इंटेंसिटी इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैसे करेंगे, I is equal to E over A multiplied by T। अब अगर यहां पर मैं E over T डिवाइड बाई A लिख दूं तो कैसा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। I is equal to E over T डिवाइडेड बाय A लिख दूं। अब यहां पर E over T मैं आपको पहले बता चुका हूं किसकी इक्वल है, पावर की इक्वल है। तो लिख दो I is equal to P over A। क्या लिखोगे, P over A। यहां पर सिंस करके क्या लिख दोगे, सिंस
E/T इज इक्वल टू P, यानी कि पावर किसके इक्वल है, E/T के। तो यहां पर हमने E/T को क्या लिखा है, पावर लिखा है। याद रखना है पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्मॉल p लिखेंगे ना तो वो मोमेंटम बन जाएगा, लेकिन पावर क्या है, इट इज कैपिटल P। नीचे वेयर करके लिख देंगे, वेयर I इज इक्वल टू, या फिर वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। क्या है ये बेसिकली, I इज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इन कौन से यूनिट्स में है, वाट पर मीटर स्क्वायर, मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद क्या है, यहां पर एनर्जी भी हमने लिखी है, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इन वाट पर मीटर स्क्वायर एंड E इज एनर्जी, E इज एनर्जी, एनर्जी इन तो किस में है, जूल्स में है, तो JULES, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से, क्योंकि यहां पर अगर आप कंप्लीट यूनिट लिखेंगे तो J कैपिटल नहीं होगा, लेकिन अगर सिंबल लिखेंगे तो J कैपिटल होगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द टाइम, T इज टाइम इन सेकेंड्स, T इज टाइम इन सेकेंड्स, T क्या है, टाइम इन सेकेंड्स है, और सेकेंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से। उसके बाद क्या है, यहां पर पावर भी हमने लिखा है तो P को भी लिख देंगे, एंड P is power in watts and P is power in watts। अगर वाट पूरा लिखेंगे तो स्मॉल w होगा, अगर सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल W होगा। तो यहां पर आपने इस तरीके का सेंटेंस जरूर लिखना है। जब भी आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो भी टर्म्स होती हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इन वाट पर मीटर स्क्वायर, E इज एनर्जी इन जूल्स, T इज टाइम इन सेकेंड्स एंड P इज पावर इन वाट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एनर्जी इन मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करते हैं। देखो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स हैं, जैसे कि वाटर वेव्स हैं, यानी ऐसी वेव्स जिनको प्रोपिगेट करने के लिए या फिर ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। पिंक कलर से मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सारे का सारा रफ होगा, बाकी सारे आपके नीट नोट्स हैं, आपने ये सब कुछ नोट करना है नोट्स में। जो मैं पिंक कलर से लिखूंगा या फिर सिमुलेशंस होती है वो आपने नोट्स में नहीं लिखनी, बाकी सबको लिखना है। जैसे यहां पर मैं पिंक कलर से भी रफ वर्क करने वाला हूं, तो ये आपने क्या करना है, नोट्स में नहीं लिखना। मान लो ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने यहां से इस तरीके से झटका दिया है और यहां पर वेव ऑरिजिनेट हो रही है कुछ इस पैटर्न पर। अब यहां पर ये पार्टिकल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है, रस्सी को हमने यूं यूं किया था, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे। यहां पर भी पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पर बेसिकली किसी भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में एनर्जी किस तरीके से स्टोर्ड होती है, जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो होगी। और यहां पर वो मीन पोजीशन पे आता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, बिल्कुल, क्योंकि जब वो यहां पे जाता है तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो यहां पे वापस आ सकता है। जब एबिलिटी, कैपेबिलिटी इस तरह की बात आ जाए तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल किसके, इस रोप के पार्टिकल, रस्सी के पार्टिकल है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। देखो अब इस पार्टिकल में कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कितनी ज्यादा स्टोर होगी, ये मेन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। देखो अगर ये यहां तक डिस्प्लेस होता तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती, क्योंकि इसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी थी कि ये वापस आना चाहता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर पार्टिकल में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पर, क्योंकि पार्टिकल जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इतना ज्यादा वो कैपेबल होगा कि वो वापस आएगा मीन पोजीशन वाली लाइन पे। तो इसीलिए लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। देखो पार्टिकल जब भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आने की एबिलिटी रखते हैं, वो कैपेबल है कि मीन पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर एनर्जी स्टोर्ड हुई है। तो अगर ऐसी बात है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन दी एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या फिर यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, लेकिन कैसे डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर पर। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी a की बजाय 2a हो जाएगा, तो यहां पर एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। यानी कि एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी तेजी से बढ़ती है यहां पर, इसलिए हमने a का स्क्वायर लिखा है।
तो यहां पर हमने इंटेंसिटी का रिलेशन क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू, ये सारे का सारा रफ वर्क है, पिंक कलर से मैं जो कुछ भी करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, सीधी सीधी बात है। अगले लेक्चर्स में भी आपने याद रख लेना है कि पिंक कलर से जो कुछ भी होगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, बाकी सब कुछ आपके नीट नोट्स होंगे। तो I इज इक्वल टू E अवर A मल्टीप्लाइड बाई T। यहां पर अगर एरिया और टाइम को हम कांस्टेंट रखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, तो E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A स्क्वायर के, तो मैं यहां पर कह सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना। तो इसी बात को हम फिर हेडिंग बना के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, क्योंकि हेडिंग बनाने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो हेडिंग बनाकर लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। कैसे लिखेंगे, द इंटेंसिटी I ऑफ वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल लेकर आना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिजिक्स ये कहती है कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल लेकर आओगे तो वहां पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। कैसे, और आर करके मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है और I फिर किसके इक्वल होगा, के ए स्क्वायर के। जब आपने के एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है तो यहां पर आपने उसके बारे में बता भी देना है, वेयर के रिप्रेजेंट्स दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बिल्कुल ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वल लाके ये कांस्टेंट लगाया था। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, अब इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो बार बार पूछा जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स के डिपेंड्स। तो आपने याद रखना है के किस किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यानी कि वाटर वेव है, कौन सी वेव है, साउंड वेव है, हर वेव के लिए कुछ ये सेपरेट सेपरेट आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि फिजिकली वेव किस तरीके की है, एंड द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, यानी कि एयर मीडियम है या फिर वाटर को एज ए मीडियम आपने लिया है, यानी कौन से मीडियम में वो वेव ट्रेवल कर रही है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच के डिपेंड्स, नंबर वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव, नंबर टू इज द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। अब पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आ सकता है कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहां पर आपने डिफरेंस रखना है, पीछे जो हमने ए पढ़ा था ना, I इज इक्वल टू ई अवर टी मल्टीप्लाइड बाय ए, वो ए एरिया था, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर में ए क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर ए को डबल कर दिया जाए, यानी कि एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उस केस में इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर पढ़ा है। अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे, यानी कि ए की बजाय 2a कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल टू के इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर फिर मैं इसको I डैश कर दूंगा, I डैश इज इक्वल टू के इंटू 2 2 4 हो जाता है, साथ a स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा, फिर I डैश इज इक्वल टू 4ka स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से I डैश इज इक्वल टू 4ka स्क्वायर किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा, a की बजाय 2a हो जाएगा, तो जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ेगी। तो यहां पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डबल्स देन द इंटेंसिटी ऑफ द वेव बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डबल होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ये पहले सेंटेंस लिख देना है, उसके बाद रीजन की हेडिंग लगाकर आपने क्या कर देना है, ये वाली सारी कहानी आपने उठाकर लिख देनी है। तो वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।